नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 9 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। ओके, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्या कुछ करंट अफेयर्स है। लेकिन इसके पहले हम लोग करेंगे रिवीजन। और एक बात महत्वपूर्ण मैं आपसे कह दे रहा हूं कि प्लीज आप लोग जो है लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके पास समय अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। चाहे आप अभ्यर्थी आरओ के हों या फिर आप अभ्यर्थी जो है पीसीएस के हों, आपको तैयारी बहुत लगन पूर्वक करनी है, अपने समय को बिना वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए हम लोग करेंगे सबसे पहले फटाफट रिवीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को विनियमित करने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली जनहित याचिका, जिसको हम लोग पीआईएल बोलते हैं, पर विचार करने से इनकार कर दिया। एक याचिका कल हमने आपको बताया था कि एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जिस याचिका में कहा गया था कि भाई जो लोग 13 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल साइट्स के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ना, हम तो विचार नहीं करेंगे। मुझे लगता है इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए था, क्योंकि मैंने कल भी कहा था ये बच्चों के जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार की चीजों पर कहीं ना कहीं बैड इंपैक्ट अर्थात नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। खैर, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। खैर, दक्षिण कोरिया की अग्रणी इनविट्रो डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस और मेडिकल डिवाइस निर्माण कंपनी, जिसको हम लोग वेटेक मेड बोलते हैं, ने 4 अप्रैल को झज्जर में अपनी नई विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ किया। कल हमने आपको इसको समझाया था। हिंदी सिने जगत के दिग्गज कलाकार को मनोज कुमार का 87 ईयर की जो है उम्र में उनका निधन हो गया। और कल हमने आपको बताया था कि इनको कब कब जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। 2016 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ये मैंने कल आपको बताया था। इसके अलावा पद्मश्री और कई अन्य पुरस्कारों से भी इनको नवाजा जा चुका है और अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। चलिए आगे। संसद ने विमान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु के पंबन में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। स्टैंड अप इंडिया योजना ने अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में जो है जयंती मनाई गई 5 अप्रैल को, तो इनका जन्म होता है 5 अप्रैल 1908 को और इनका देहांत होता है 6 जुलाई 1986 को। इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राजनेता थे अपने आप में और क्रांतिकारी भी रह चुके हैं अपने आप में, एक तरीके से देखा समाजसेवी बहुत अच्छे थे, लेखक थे अपने आप में। ठीक है, तो इनके बारे में बातें यहां पर लिखी गई, यहां पर पढ़ लीजिएगा। और प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह दिवस साल 1964 में पहली बार मनाया गया था। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस और समुद्र की इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। खासकर जो है पीसीएस का जो हम लोग का बैच चलता है उसमें हमने समुद्र की महत्ता और इसके अलावा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो भी हाल ही में 6ठा वाला हुआ तो उस पर हमने एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल करवाया हुआ, जो पीसीएस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। चलिए, कल हमने प्रश्न आपसे पूछा था कि बताओ राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, कहां पर है? तो लखनऊ में है आपका। ठीक है, जो लोग लखनऊ वासी होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, अगर 10-90 चौराहा घूमने से फुर्सत मिली होगी तो ऑफकोर्स जो है ये जानते होंगे कि संस्थान कहां पर है। चलिए, खैर 10-90 चौराहा सुनकर के आप लोग एकदम खिलखिला उठोगे आप। 10-90 चौराहा, क्या बात है। बताओ भाई साहब कौन कौन से है लखनऊ वाले, और 10-90 पर कितना जाते हो? मत जाना ज्यादा 10-90 पर, नहीं तो 100-90 हो जाएगा आपकी लाइफ का। ठीक है, इसलिए पढ़ाई कर लीजिएगा। चलिए आइए अब देखते हैं आज का पहला टॉपिक, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग आगे बढ़े। लेकिन उसके पहले पर्सनली मैं आपसे एक जो है मैं आपसे एक इंश्योरिटी चाहता हूं, और वो ये है कि आप लोग खासकर अपने स्वास्थ्य का अब इस समय विशेष ध्यान दें, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा आने वाली है और ऐसे में आपका स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, खासकर हमारे लिए, क्योंकि आप जो है हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है, बहन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई पर खूब ज्यादा फोकस करें। ठीक है,
तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है और अभी 2025 का विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके बेहतर जीवन शैली को अपनाने के लिए। आप जानते हैं कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग महामोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे महादुबले होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके चला करिए, नहीं तो लोग आपको जान नहीं पाएंगे। जैसे मुझे लोग नहीं कह पाते हैं कितने बड़े हो कितने छोटे हो, ठीक। कुछ लोग तो बहुत छोटा समझ लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत दुबले हो। हालांकि इससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हालांकि दुबला होना कहीं ज्यादा बेहतर है मोटे होने से। तो मोटापा क्या अपने आप एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। मोटापे से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कॉज होती हैं, तो वो क्या करते हैं आपके लिए हार्मफुल है। इसलिए जो आप जंक फूड खाते हैं उससे खाने से बचिए, अनहेल्दी खाने से बचिए, हेल्दी फूड खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि आपका मन मस्तिष्क क्या हो, बेहतर ढंग से हो। और कोशिश कीजिए कि वेज खाना खाइए नॉन वेज की बजाय, अगर पॉसिबल हो तो। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, नहीं तो आप लोग एकदम से जबान पकड़ लोगे मेरी कि अच्छे ऐसे कैसे आप मना कर सकते हो। लेकिन आप अगर नॉनवेज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक होता है नॉनवेज। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और इस पे जो है क्या कहते हैं अनवांटेड वाले लॉजिक आप लोग मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक ही रिपोर्ट आई है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग कहते हैं कि सर अगर नॉनवेज नहीं खाया जाएगा तो पृथ्वी पर जो है जानवरों का प्रकोप बढ़ जाएगा। अरे महाशय, ऐसा नहीं होता है भाई। प्रकृति के अंदर सब कुछ डिसबैलेंस करने की, उसको बैलेंस करने की क्षमता उसके अंदर होती नहीं होती, दोनों होती है, ठीक है। कुछ जहां कुछ गड़बड़ हुआ ना, उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ बराबर हो जाता है। प्रकृति के अंदर ये है पावर अपने आप में। हाल ही में मोटापे की समस्या पर जो है एक रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट कहती है कि भाई 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे। आप सोचो 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय, मतलब कितनी बड़ी बात है अपने आप में भाई साहब। ये डेटा वैसे बड़ा खतरनाक आया है, लेकिन आप देखो मोटापे का प्रकोप कितना भयंकर यहां पे लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग मोटापे से बचिए, क्योंकि मोटापा, जैसे मैं दुबला हूं, मैं मतलब बहुत मोटा नहीं हूं, मैं ठीक हूं। इतने हेल्दी होने से अच्छा है मैं ठीक हूं, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको बहुत प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जिम मत जाया करिए, जिम से भी बहुत प्रकार की स्किन डिजीज और बहुत चीजें हार्मफुल होती हैं। जिम जाने से बचिए, जिम जाने की अपेक्षा आप लोग योग प्राणायाम को करिए, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, ओके। तो ये भी फोकस कीजिएगा। इस वर्ष का आप कह रहे हो सर यार जिम आप मना कर रहे हो, बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए जिम भाई साहब, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कभी डिस्कस कीजिएगा इस पर, हम लोग कभी आर्टिकल कर लेंगे अच्छा तरीके से, किस तरीके से जिम की वजह से आपकी बॉडी किस तरीके से खराब हो जाती है, ठीक है। जिम जहां करना आपने छोड़ दिया, सत्यानाश हो जाएगा सारा। और उसके बाद जिम करते समय जो आप ये खाते हो ना प्रोटीनियस प्रोडक्ट और ये सब दुनियादारी वाली चीजें, ये तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देने वाली है। मत करिए जिम, ठीक है। घर पे खूब पुशअप मारिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर पे जितना पसीना बहाना बहाइए, जिम से बचिए जहां तक संभव हो सके, ठीक है। चलिए, इस वर्ष का विषय क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस का? तो है स्वास्थ्य शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, ओके। चलिए आगे। वर्तमान में प्रकाशित अनुमानों के आधार पर हर साल करीब जो है 3 लाख, ये कितना भाई, 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था या प्रसव के कारण अपनी जान गंवाती हैं, यानी कि जो डिलीवरी होती है उसके कारण गंवाती हैं। और इसके पीछे डिलीवरी में जो माँ जो लोग होती हैं, ठीक है, वो उनका देहांत हो जाता है, वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही क्या है? स्वास्थ्य नहीं सही होना। इसीलिए उनको आयरन की, जब आपने देखा होगा कोई महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको आयरन के टैबलेट और अलग अलग प्रकार की टैबलेट्स दी जाती है ताकि वो पौष्टिक खाने के साथ में दवाइयों के माध्यम से उनके अंदर जो भी चीजें कमी है वो उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि महिलाएं स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देती हैं, घर वाले नहीं ध्यान दे पाते हैं, या आर्थिक दृष्टिकोण से भी महिलाएं कई बार इसका शिकार होती, तो ऐसे में उनका देहांत हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में क्या कहा जाता है कि खूब खाइए, खूब अच्छा हेल्दी फूड्स खिलाया जाता है, इसीलिए खिलाया जाता है कि ताकि वो ताकतवर रहे, अपने आप में एनर्जेटिक रहे अपने आप में। तो ये सब बातें हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज आप लोग फोकस कीजिएगा कि भाई स्वास्थ्य हमें, चाहे हम महिला हैं चाहे हम पुरुष हैं, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद से रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जबकि 2 मिलियन से अधिक बच्चे अपने जीवन के पहले महीने में ही मर जाते हैं और लगभग 2 मिलियन बच्चे मृत पैदा होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है मां का अनहेल्दी होना, यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अनहेल्दी होते हैं, हम हेल्दी फूड्स नहीं खाते हैं, इसलिए ये कंडीशन आती है। तो इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा कि हमें अपने भविष्य को क्या करना है, संवारना है, बचाना है। हम चाहें तो इसको बचा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करेगा, ठीक है। हालांकि कई बार इसके पीछे आर्थिक कारक भी जिम्मेवार होते हैं कहीं ना कहीं, कि महिलाएं कई बार अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। जब घर में 2 रोटी नहीं है सुकून की, तो यार इतना सारा हेल्दी फूड्स कहाँ खाएंगे, है ना।
तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई इसके लिए हालांकि सरकार प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनके लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम करती है। आशा जो बहुएं होती हैं, और आप लोग जानते होंगे सर ना, अलग अलग जो महिला कार्यकर्ती जो काम करती हैं वो अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं इनके लिए, लेकिन फिर भी अभी भी ये चीजें नाकाफी साबित होने भारत जैसे देश के लिए, जहां पर ग्लोबली इतनी बड़ी जनसंख्या भारत देश में है अपने आप में। ठीक है, चलिए अब आप बताइए निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही बात है, हम टिक कर देते हैं। अब विश्व जल दिवस बिल्कुल सही बात है 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 12 अप्रैल को, नहीं ये नहीं सेम है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्या पूछा कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बस यही सुमेलित नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाता है, 11 अप्रैल को। यह भी दिवस आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न खूब पूछा था, ये दिवस आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पम्बन रेल पुल अभी कल हालांकि हमने इसको पर प्रश्न आपको कराया था, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट छूट गए थे, तो अब मैंने कहा एक बार दोबारा से इसको हम करा देते हैं। पम्बन रेल पुल का 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, आप जानते होंगे। और आप यह भी जानते होंगे कि 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो है शिलान्यास किया गया था, और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, यानी कि अगर आप चाहें देख पा रहे होंगे तो ये क्या होता है, व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप देख पा रहे हैं, ये दोनों हिस्सा इसका ऊपर उठ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और नीचे से फिर जहाज निकल जाएगा अपने आप पे। आपने हॉलीवुड मूवीज में इसको ऐसे देखा होगा, शायद संभव होता है ना, तो ये बस ऐसे ही है अपने आप में। ठीक है, चलिए आगे। 2.08 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज रामेश्वरम यानी कि पम्बन द्वीप को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई क्या 2.08 किलोमीटर, और किसको किसको जोड़ता है, तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। कई बार पुल की लंबाई पूछ लेता है, कई बार ब्रिज की, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री ने रिमोट के तहत जो है इसका उद्घाटन किया, और फिर इसको जो है वर्टिकली उठा के देखा भाई किस तरीके से उठ रहा है अपने आप पे। ठीक है, चलिए। नवनिर्मित संरचना देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो स्वदेशी इंजीनियरिंग की अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाता है। कोई विदेशी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं इस्तेमाल की गई, तो भारत की बढ़ती हुई साख यहां पर नजर आ रही है। पीएम मोदी ने चेन्नई में रामेश्वरम और तांबरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में और वृद्धि होगी और यात्रियों के और तीर्थ यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि भाई कहां से जो है एक नई जो है ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 18.3 मीटर के 99 स्पैन और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट भी स्पैन है। तो ये जो आपका ब्रिज बनाया गया है। ओके, चलिए। यह पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है, जो पहले बना था, जिसको रोक दिया गया है। ठीक है, जिससे बड़े जहाज आसानी से नीचे गुजर सकेंगे, भैया नीचे से निकल जाएंगे आप। इसके ढांचे में 333 पाइल हैं, और यह इतना मजबूत बनाया गया है कि वर्षों तक रेल और समुद्री परिचालन हेतु क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, पम्बन द्वीप जो है जो ब्रिज बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को रामेश्वरम में पम्बन रेल पुल का उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है, मैंने आपको बताया 2.08 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। कई बार ब्रिज की जो है लंबाई पूछ लेता है आपसे अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे महत्वपूर्ण बिंदु है जया श्री महाबोधि मंदिर, ये अभी चर्चाओं में है कि जया जो ये बोधि मंदिर है, जय श्री महाबोधि मंदिर कहां पर है। तो अभी आप जानते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, ये पॉइंट याद रखिएगा कि भैया श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, अनुराग कुमार दिसानायके के साथ अनुराधापुरा में स्थित जया श्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया। ठीक है, तो ये मंदिर का दौरा चूंकि पीएम ने किया है राष्ट्रपति के साथ में, तो ये मंदिर आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दरअसल यह मंदिर भारत और श्रीलंका के लिए आध्यात्मिक और सभ्यतागत रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। ठीक है, और इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड छिपा हुआ है। वो बैकग्राउंड क्या है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये डायनेमिक पोर्शन आपके स्टैटिक पोर्शन से क्या हो रहा है, कोरिलेट कर रहा है। अशोक से संबंधित यह स्थल है। कैसे है, आइए हम आगे इसको देखते हैं। तो मंदिर में एक बोधि वृक्ष है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे सम्राट अशोक की बेटी थेरी संघमित्रा द्वारा भारत से लाए गए पौधे से पनपा था।
इसलिए क्या है, स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण होता है। अब यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा, अब हक्का बक्का हो जाओगे, गोलगप्पे से बैठे रह जाओगे, कहोगे हैं जी कैसे आ गया प्रश्न? तो प्रश्न ऐसे आया है क्योंकि मोदी जी महाबोधि मंदिर में गए थे, और महाबोधि मंदिर में गए थे तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे कुछ इस प्रकार से हिस्ट्री में पूछ लेगा। याद समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको चीजों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक प्रतिष्ठित श्रीलंका मित्र विभूषण, क्या श्रीलंका मित्र विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थायी मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करता है। और बिम्स्टेक में भी श्रीलंका शामिल है। और आप जानते होंगे कि इस समय भारत अभी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, और वहां पर बिम्स्टेक के सदस्य देशों को कहा गया कि भाई आपसी मतभेद को भुला करके आप आपस में बेहतर ढंग से काम करिए, ताकि बिम्स्टेक अपने आप में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूती के साथ आगे बढ़े। और आप जानते होंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में बिम्स्टेक में जहां पर 7 कंट्रियां हैं, उन 7 कंट्रियों में जो है अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन, भारत। ठीक है, चलिए आगे बताइए कि जयाश्री महाबोधि मंदिर कहां पर है? अभी जस्ट हमने आपको बताया था, श्रीलंका में है। डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग को मंजूरी प्रदान कर दी है साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उन पर। तो क्या कुछ पॉइंट है, आइए देखते हैं। तो दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति कौन, यून सुक योल के महाभियोग को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पद से हटा दिया गया है। और महाभियोग जो है टर्मिनोलॉजी है, आप इसको जानते होंगे। महाभियोग की प्रक्रिया हमारे यहां पर भी लगाई जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे अन्य लोग हो, कुछ लोग। ठीक है, तो महाभियोग हालांकि लंबी प्रक्रिया होती है अपने आप में। तो महाभियोग पर प्रश्न भी आपके एग्जाम में खूब पूछा आता है। तो आज मैं आपको पहला टास्क देता हूं कि आप लोग जो कॉपी आपने टास्क वाली बनाई होगी, वहां पर महाभियोग क्या प्रोसेस होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में, या जो है आपके जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके संबंध में, या राष्ट्रपति के संबंध में, या लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, इसको आप लोग एक बार रेडी जरूर कर लीजिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट क्या है, महाभियोग। ठीक है, चलिए। यह निर्णय दिसंबर में लगाए गए संक्षिप्त मार्शल लॉ के कारण लिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन, मून होंग बे ने बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है, जिससे दक्षिण कोरिया को यून के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करना आवश्यक हो गया, जो संभवतः 3 जून को, अभी जो आने वाला जून है 3 जून को होगा। ठीक है, और यून को पिछले साल दिसंबर के मध्य में विपक्ष नियंत्रित नेशनल असेंबली द्वारा संविधान और कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में महाभियोग लगाया गया था। क्या था आरोप थे कि उन्होंने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित किया, सैनिकों को नेशनल असेंबली में तैनात किया, ताकि सांसदों को इस आदेश को रद्द करने से रोका जा सके, और नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। सत्तारूढ़ जो पीपल पावर पार्टी ने कहा कि यह वह न्यायालय का सम्मान करते हैं उनके फैसले का, और जबकि विपक्षी जो पार्टी उन्होंने कहा कि भैया ये फैसला, मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने कहा कि भैया ये जनता की जीत है। और अगर हमारे भारत में होता तो क्या कहता, भारत में अगर होता तो कहा जाता कि भैया क्या ही कहा जाए, यहां पे भारत में सत्ता विपक्ष जो पार्टियां हैं उनका तो अलग ही खेल चलता है। सत्ता पक्ष कोई बिल लेके आए, विपक्ष को नामंजूर होगा ना, अच्छा काम करे तो भी विपक्ष को नामंजूर होगा, खराब काम करे तब तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो भारत की इस समय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, खासकर संसद की, बड़ी विडंबना चल रही है कि सत्ता पक्ष कोई भी बिल लेके आती है, किसी भी प्रकार का बिल लेके आती है, जो विपक्ष पार्टी है उनको विरोध ऐसा करना है कि बस तुम गलत हो जी। ये भी गलत है। विपक्ष को हमेशा गलत मुद्दों पर विरोध करना चाहिए, सही मुद्दों पर समर्थन करना चाहिए, और यही विपक्ष का क्या है, मेन उद्देश्य होता है। लेकिन भारत में आजकल उल्टा ही चल रहा है मामला, सब बात पे विरोध करना है। अच्छा हो जी तो भी विरोध करना है, खराब हो तो भी। उन्हें यह नहीं पता है कि वैश्विक लेवल पर कितनी ज्यादा साख डाउन होती है जब अच्छे बिलों पर भी सरकार का सपोर्ट नहीं किया जाता है और उस पर जनता को बरगलाने का कार्य किया जाता है, अपने आप एक अलग सा माहौल क्रिएट किया जाता है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए। चलिए आगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को, यहां पे क्या कर लीजिएगा,
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को संवैधानिक न्यायालय ने सर्वसम्मति से महाभियोग को मंजूरी दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उनको पद से हटा दिया गया है? अभी हमने आपको बताया दक्षिण कोरिया, है ना। बस हो गया मामला, 20 दर आंसर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह भी चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी 10 साल इसके पूरे हो गए हैं, तो इसीलिए चर्चाओं में है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 वर्षों में 32.6 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के जो है 52 करोड़ रुपए से अधिक लोन दिए गए हैं। मुद्रा योजना के बारे में आप बखूबी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है अपने आप में, और इस पर आईएमएफ ने जो है क्या किया है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है भारत की इस पर तारीफ भी की है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, तो पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई और मंगलवार को इस योजना को 10 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 8 अप्रैल को हो गए 10 वर्ष पूरे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सराहना की है और कहा है कि यह योजना जो महिला उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने के साथ जमानत मुक्त लोन प्रदान करती है, ने महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई यानी कि जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो होते हैं की संख्या को बढ़ाने में मदद की है, जो अब 28 लाख से अधिक हो गए हैं। यानी कि आईएमएफ ने जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसकी जमकर तारीफ की। अब चूंकि आईएमएफ ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तारीफ की है, ऐसे में इससे प्रश्न बनाना क्या है आपके लिए स्वाभाविक है। तो इस योजना को आप लोग डिटेल्स में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैंने यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है आपको, ओके। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में मुद्रा योजना ने 52 करोड़ से अधिक लोन खाते खोलने में मदद की है, जो उद्यमशीलता गतिविधि में भारी उछाल को दर्शाता है। और इसके अलावा पीएम मुद्रा योजना के तहत किशोर लोन 50,000 से 5 लाख रुपए जो बढ़ते व्यवसायों का समर्थन करते हैं, वित्त 2016 में 5.9% से बढ़कर के 2025 में 44.7% हो गए हैं, जो छोटे उद्योगों की वास्तविक प्रगति को दर्शाता है। आप जानते होंगे इस समय एमएसएमई जो क्षेत्र है हमारा बहुत ही व्यापक स्तर पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए व्यापक स्तर पर काम भी कर रही है, और इसी की एवज में आप देख पा रहे होंगे कि एमएसएमई यानी कि स्टार्टअप है हमारे यहां पर है, इस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। खासकर एडटेक जो कंपनियां हैं वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे, जिसके पीछे मुद्रा लोन अपने आप एक बड़ा कारक है, ठीक है भाई। लोन नहीं रहेगा तो कहाँ का स्टार्टअप करेंगे। अब जैसे आप यूपी में आपके 5 लाख रुपए तक का जो है लोन विदाउट इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। हालांकि इसके लिए जो है अपना लॉटरी वगैरह का सिस्टम है, अपने आप पे कूपन वगैरह का सिस्टम है, ठीक है। सबको नहीं मिलता है, जो जीतता है उसी को मिलता है ना, एक कुछ लकी ड्रॉ टाइप का कोई सिस्टम है। आप सोचो 5 लाख रुपए तक का लोन आपको जो है बिना इंटरेस्ट के मिल जाएगा, बताओ कितनी बड़ी बात अपने यहाँ पे, है ना। चलिए, नहीं तो लोग 15-16% तक 20-22% तक इंटरेस्ट लेते हैं भाई साहब, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अभी हमने आपको बताया 2015 में हुई था, क्योंकि 10 साल इसके पूरे हो गए। तो 8 अप्रैल 2025 को इसके जो है 10 साल पूरे हो गए हैं, और 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, याद रहेगा। चलिए, ये देखो 20 राइट आंसर, ठीक है। चलो, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 2 दिन भारत के दौरे पर अभी आए हुए हैं, आप जानते होंगे। तो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 8 अप्रैल से 2 दिन के भारत दौरे पर आए, यानी कि कल और आज, ठीक है। भारत में यहां उनका पहला आधिकारिक दौरा होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। प्रिंस हमदान ना सिर्फ दुबई के युवराज हैं, बल्कि वे यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं भाई साहब, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में आप लोग जानिएगा, ठीक है। या आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जयशंकर जी के साथ उनकी बैठक हो रही है, राइट। चलिए, उनके साथ कई मंत्री और कई अन्य अधिकारी और बाकी लोग भी आएंगे इसमें। और इस बैठक का जो उद्देश्य है, मोटो है, वो क्या है? भारत और दुबई के बीच व्यापारिक रिश्तों को, यानी कि खासकर पारंपरिक और भविष्य की तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों को और मजबूत करना है। आजकल दुबई और भारत के संबंध बड़े मजबूत हो रहे हैं भाई साहब, है ना। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुबई का भारत के साथ व्यापार, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों में अहम योगदान रहा है। दुबई आप लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं, कमाने भी जाते हैं दुबई में, है ना, खूब पैसा है भाई साहब वहां पे। चलिए देखो क्या लिखा है कि यूएई में रहने वाले करीब 43 लाख भारतीयों में से बड़ी संख्या दुबई में रहती है और काम करती है। आप सभी लोग जानते होंगे दुबई में काम करने वाले लोग कितने होते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साल 27 से 29 जनवरी को यूएई दौरे के दौरान क्राउन प्रिंस को भारत आने का न्योता दिया था, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो है मामला चल रहा है। चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, दुबई के क्राउन प्रिंस, ठीक है,
शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तून 8 अप्रैल से 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं, आ चुके हैं, मतलब ये तो प्रश्न हमने बना दिया था पहले ही, ठीक है, आए थे, ऐसा लिख लीजिए आप। प्रिंस हमदान न सिर्फ दुबई के युवराज हैं बल्कि वह यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आपका कथन बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई समस्या? चलिए आगे। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल कर लीजिएगा इसको, ठीक है, 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल को, ठीक है, ये कर लीजिए 7 अप्रैल, न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या? न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यह समझौता भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश कौन? प्रकाश मान सिंह राउत की उपस्थिति में संपन्न हुआ है, ठीक है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच कानून और न्याय क्षेत्र में जानकारी साझा करना, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बीच आपसी आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक पहलों के माध्यम से सहयोग को मजबूत करना। यानी कि अपने आप में जो है न्याय के क्षेत्र में आपस में जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है वो दोनों देशों के बारे में जो है न्यायिक जो प्रणाली है उसको समझने, उसको सही रूप में क्रियान्वित करने और बाकी जो है ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से मजबूत करना है न्याय व्यवस्था को। इस पर भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। समझौते के तहत दोनों देशों की अदालतों में उपयोग होने वाली तकनीकों की जानकारी भी साझा की जाएगी, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटान, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे आजकल सुप्रीम कोर्ट भी इसमें खूब आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सब चीजें आपस में दोनों देश साझा करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर कई सारे पॉइंट यहां पर और दिए गए हैं, आप इनको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट देखिए कि सितंबर 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ऐसा ही एक समझौता किया था, ठीक है। चलिए, अब बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल, यहां भी लिख लीजिए 7 अप्रैल, ठीक है, यहां भी 7 अप्रैल होगा, 7 अप्रैल को न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक बात है, यह समझौता भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश कौन? प्रकाश मान सिंह राउत की उपस्थिति में हुआ है। बिल्कुल सही बात है, यही हुआ है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर, ठीक। ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 का अभी उद्घाटन हुआ है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, यानी कि 7 अप्रैल को लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक खास भर्ती प्रक्रिया के जरिए 500 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ियों को पुलिस बल में शामिल किया है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल को कहां पर ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया भाई साहब। ये बस बात खत्म हो गई, दिमाग कहां लगाना पाते मैं। तो डी इज द राइट आंसर, बस हो गया। चलिए, ठीक है। चलिए, अब आप लोग बताइए, एक प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा जो है प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, अब आपके सामने एक टेस्ट सीरीज है जो कि पीसीस की चल रही है। पीसीस में टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं 12,000 प्रश्नों के माध्यम से, और बाकी इसके अलावा उत्तर लेखन कार्यक्रम भी चल रहा है। ये दोनों टेस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, चूंकि आपका परीक्षा जो है अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। ऐसे में आपके लिए यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो सकती है अगर आप इस पर प्रॉपर तरीके से फोकस करेंगे तो, ठीक है। इसमें हम लोग लास्ट में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे, ठीक है, और 5 जो है इसमें सी सेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। 5 सी सेट, CSAT सी सेट के, ठीक है। और टॉपिक इसमें डिवाइड रहेगा, हर दिन आपको टॉपिक मिलेगा, टॉपिक के आधार पर आपकी तैयारी करिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए बस। और बाकी उत्तर लेखन कार्यक्रम भी चल रहा है, यानी कि अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है डिकोड एग्जाम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए 8860440920 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इंपॉर्टेंट सूचना। और इसके अलावा जो पीसीएस का हमारा बैच चलता है, पीसीएस के बैच में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जहां पर प्री प्लस मेंस आपके इंटरव्यू, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फॉर्म में बायलिंगुअल नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स,
ठीक है, डेली क्विज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत कुछ आपको दिया जाएगा। और इंटरव्यू तो अगर आप पहुंचते हैं तो पीसीएस के बैच में आपको आपकी फीस भी वापस कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो, लेकिन उसके पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभुत्व, ये आपका निबंध का टॉपिक है, इसको आप लोग प्लीज जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व किस प्रकार से बढ़ रहा है, इस पर आप लोग निबंध लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आज की हमारे एक इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए फिर टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।